गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें जो हमारा मानव भूगोल का प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम मानव भूगोल और उसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। अगर लघुरात्मक प्रश्न पूछेंगे, अगर उससे अगर वर्णनात्मक तरीके से अगर व्याख्याओं के साथ में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें पूछेंगे इसकी प्रमुख शाखाओं का वर्णन करो। तो ये लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न दोनों में आ सकता है या वर्णनात्मक रूप से पूछ सकते हैं इसको। तो पहले देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें मानव की विभिन्न क्रियाओं, मानव का धरातल पर वितरण, धरातल पर वितरण, उसका वातावरण तथा उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन इन विषयों के अंतर्गत किया जाता है। ये मानव की शाखाएं हैं, अतः मानव भूगोल की उपशाखा भी भूगोल की उपशाखाएं हैं। ये सभी मानव भूगोल की शाखाएं और भूगोल की उपशाखाएं हैं, क्योंकि मानव भूगोल खुद एक भूगोल की शाखा मानी गई है। मानव भूगोल में विशेष तौर से मानव से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाओं का अध्ययन इसमें मानव भूगोल में किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में मानव के सांस्कृतिक प्रतिरूपों, धार्मिक क्रियाओं, भाषाओं, रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल से तात्पर्य है वहाँ की कल्चर से, कि वहाँ के लोग किस रूप में पहनावा पहनते हैं, बोलचाल के लिए कौन सी भाषा काम में लेते हैं, जो त्यौहार रीति रिवाज है उनमें कौन से त्यौहार रीति रिवाज वो मनाते हैं, उनका प्रमुख रीति रिवाज या त्यौहार कौन सा है, सांस्कृतिक प्रतिरूपों में वो इन सभी बातों का अध्ययन है वो किया जाता है। तो धार्मिक क्रियाएं है, भाषाएँ हैं, रीति रिवाज है, ये सभी की सभी है वो जो सांस्कृतिक भूगोल है हमारी, इस सांस्कृतिक भूगोल में इन सभी का वर्णन किया जाता है। तो पहली तो हो गई हमारी सांस्कृतिक भूगोल, और दूसरी शाखा है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं, राष्ट्रों के संसाधन और विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों की सीमाएं मतलब उस जैसे कोई पड़ोसी दो आपस में देश है, उसके बीच में प्राकृतिक रूप से सीमाएं हैं, एक राजनीतिक रूप से सीमाएं हैं, एक या कृत्रिम सीमाएं हैं, उन सभी सीमाओं का अध्ययन है वो राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। और राष्ट्रों के संसाधन, राष्ट्रों के संसाधनों से तात्पर्य है यहाँ पर चाहे वो संसाधन खनिज संसाधन हो, चाहे वो मानव संसाधन हो, उन सभी संसाधनों का आपस में किस प्रकार से आदान प्रदान, आयात निर्यात किया जाता है, किस प्रकार से संबंध है, ये सभी की सभी बातें हैं और राजनीतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों का आपसी संबंधों का अध्ययन, विभिन्न राष्ट्रों, दो राष्ट्र है या बहुराष्ट्र है, उनका आपस में संबंध कैसा है, उनके बीच में जो किसी बात को आयात निर्यात या कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित कोई बात है तो वो उसमें संबंध किस प्रकार का है, ये बातें हैं वो इसमें राजनीतिक भूगोल में हम पढ़ते हैं। तो पहली तो हमारी हो गई सांस्कृतिक भूगोल और दूसरी हमारी हो गई राजनीतिक भूगोल। अब पढ़ते हैं हमें नेक्स्ट के बारे में। इसमें थोड़ा सा बच गया है। राजनीतिक भूगोल में राष्ट्रों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक तंत्र जब किसी भूगोलवेत्ता की दृष्टि से देखा जाता है तो उसकी दो आधारभूत विशेषताएं होती है। एक तो होती है जिन प्रक्रियाओं से यह तंत्र कार्य करते हैं वह बात, और दूसरी यह तंत्र जिस देश में लागू है वो बात। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक तथ्यों का क्षेत्रीय विश्लेषण किया जाता है और यह विश्लेषण या तो उस देश के राजनीतिक निर्णय के आधार पर होता है या फिर उसके राजनीतिक क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर ये बातें हैं वो निर्धारित की जाती है। तो इसकी दो आधारभूत विशेषताएं हैं। पहली तो है प्रक्रियाओं से यह तंत्र कार्य करता है और दूसरी ये तंत्र जिस देश में लागू होता है, इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तीसरी हमारी जो शाखा है वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग का स्थानीयकरण का अध्ययन किया जाता है। आरंभ में प्रत्येक वस्तु का विश्व वितरण एवं उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इनका भौगोलिक पर्यावरण से संबंध,
तथा आर्थिक क्षेत्रों का सीमांकन करना भी इसके अंतर्गत है, वो अध्ययन में शामिल किया जाता है या अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी है जो इसके अंतर्गत दृष्टिगोचर होती है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो ये होगी हमारी आर्थिक भूगोल की शाखा। विश्व में वितरण किस प्रकार का है, आर्थिक भूगोल में चाहे खनिज से संबंधित हो, चाहे उद्योगों से संबंधित हो, चाहे इसमें किसी उद्योग को एस्टेब्लिश करने की बातें हों, वो सभी की सभी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद में आर्थिक भूगोल के बाद में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत और भी जैसे कई उपशाखाएं इसकी कृषि, वाणिज्य, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, विनिर्माण उद्योग, ये सभी की सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है छोटी छोटी शाखाओं के रूप में। आर्थिक भूगोल के बाद में जो हमारी चौथी शाखा है वो है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल से तो आप समझते ही हो कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, उस क्षेत्र में इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, कि उस एरिया में कहाँ जनसंख्या बसाव ज़्यादा है, कहाँ बसाव कम है, विरल जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, अधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, ये सब चीज़ें हैं चाहे वो है वो उसमें हम अध्ययन इसका करते हैं। इसकी आवास की क्या समस्या है, जनसंख्या की समस्या क्या है, इसमें जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, उनका माइग्रेशन स्थानांतरण किस प्रकार का हो रहा है, क्या कारण है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहे हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं इनका सबका अध्ययन हम इसमें जनसंख्या भूगोल में करते हैं। उसके बाद में जो हमारी पांचवी भूगोल की शाखा है वो ऐतिहासिक भूगोल। प्राचीन देशों का भूगोल, उनकी अर्थव्यवस्था परिवर्तन, उन देशों के विकास अथवा उजड़ने की अवस्था, उनके आर्थिक विकास की अवस्था का अध्ययन किया जाता है इसमें ऐतिहासिक भूगोल में। ठीक है विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था का परिवर्तन, उन देशों के विकास अथवा उजड़ने की अवस्था का परिवर्तन, उनकी आर्थिक विकास की अवस्था का अध्ययन, ये सभी कारण है जिसमें हम ऐतिहासिक भूगोल में इनका अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के बाद में हमारी जो छठी जो इसकी शाखा है मानव भूगोल की वो है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। उन प्रदेशों का वर्गीकरण, वातावरण और धरातल का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्षेत्रों का प्रादेशिक अध्ययन, कौन से देश में कौन सी जलवायु है, कौन से देश में कौन सा वातावरण है, वहाँ का धरातल का उपयोग किस प्रकार का हो रहा है, धरातल में कैसी अवस्थाएं हैं, समतल है, उबड़ खाबड़ है, उस धरातल का कृषि क्षेत्र में कितना उपयोग हो रहा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इन सभी बातों का अध्ययन है वो इसमें प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में है जो सातवीं जो हमारी शाखा है वो है आवासीय भूगोल। आवासीय भूगोल के अंतर्गत मानव अपने रहने के लिए स्थायी निवास बनाता है। वह किस प्रकार के आवास बनाता है, नगरों में निवास करता है तो ग्रामीण में निवास करता है, इसके आधार पर भी इसकी दो शाखाएं हैं। तो सबसे पहले देते हैं कि कोई भी मनुष्य हो उसकी जो मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब उसके लिए उसे आवास तो चाहिए ही चाहिए। तो आवास किस प्रकार का बनाता है, कच्चा बनाता है, पक्का बनाता है, शहर में बनाता है, गांव में बनाता है, इन सभी का अध्ययन है वो इसमें आवासीय भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। तो आवास के भूगोल के अंतर्गत जो शहरी निवास या नगरीय निवास और ग्रामीण के आधार पर हम दो शाखाओं में इसको बांटते हैं। पहली है ग्रामीण आवास या ग्रामीण भूगोल, जिसमें ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि उपयोग का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। ये तो हो गई थी हमारी ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन करने वाली भूगोल को ग्रामीण भूगोल कहते हैं या ग्रामीण आवासीय भूगोल कहते हैं। उसके बाद में है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल इसके अंतर्गत नगरों की स्थिति, उनका विकास, उनमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, नगरों की स्थिति क्या है, उनका विकास किस प्रकार हो रहा है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन किस प्रकार हो रहा है, ये सभी की सभी बातें हैं इसमें अध्ययन के लिए हम काम में लेते हैं ग्रामीण भूगोल में और नगरीय भूगोल में स्टूडेंट। ठीक है, ये इसकी दो शाखाएं हैं, ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। तो ये हो गई थी हमारी जो आवासीय भूगोल थी, उसके अंतर्गत दो भूगोल की शाखाएं हैं, ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। तो हमने मानव भूगोल की जो शाखाएं थी उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। एक बार वापस नाम रिपीट कर देता हूं मैं। सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल,
जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और आवासीय भूगोल। इसके साथ में जो विद्यार्थियों आज हमारा जो ये मानव भूगोल और उसकी शाखाओं से संबंधित चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आने वाली क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।